दोस्तों मैं लेकर आया था डायमंड एकेडमी और में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम मध्य प्रदेश के पूर्वी पठार अर्थात बघेलखंड के पठार का अध्ययन करेंगे। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों जो बघेलखंड का पठार है, बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1,40,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसका अधिकांश क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ में विस्तारित है, परंतु इसका 25,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल 25,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में विस्तारित है, जो कि एमपी के कुल क्षेत्रफल का 7% है। अतः दोस्तों बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भू आकारी प्रदेश है। सबसे छोटा भू आकारी प्रदेश है। भू आकारी प्रदेश है। दोस्तों बघेलखंड के पठार की यदि हम स्थिति की देखते हैं तो बघेलखंड के पठार के उत्तर में यूपी बघेलखंड के पठार को देखते हैं तो उत्तर में यूपी, पूर्व में बिहार, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ अवस्थित दिखाई देगा। तथा इसके पश्चिम में रीवापन्ना पठार, नर्मदा सोन घाटी व सतपुड़ा पर्वत स्थित हैं। दोस्तों यदि हम इस बघेलखंड के पठार के निर्माण देखें तो बघेलखंड के पठार का निर्माण दोस्तों बघेलखंड के पठार का निर्माण आद्य महाकल्प की कल्प से लेकर जुरैसिक काल तक की चट्टानों से हुआ है। आद्य महाकल्प की से लेकर जुरैसिक काल की चट्टानों से निर्मित है। दोस्तों क्योंकि इस क्षेत्र का निर्माण आद्य काल की से लेकर जुरैसिक काल की महाकल्प चट्टानों से हुआ, अर्थात इस क्षेत्र में अधिकांशतः गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानें इसके अलावा ग्रेनाइट व नीच चट्टानें भी पाई जाती हैं। दोस्तों क्योंकि इस क्षेत्र में अत्यधिक गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, अतः इस क्षेत्र में कोयला के निक्षेप हमें सर्वाधिक दिखाई देते हैं। दोस्तों चूंकि इस क्षेत्र में ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं, ग्रेनाइट व नीच चट्टानें पाई जाती हैं, अतः इनकी अक्षय और अपरदन से लाल पीली मिट्टी का निर्माण होगा। लाल पीली मिट्टी अर्थात इस क्षेत्र में मुख्यतः लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। साथ ही दोस्तों इस क्षेत्र में गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, अतः इस क्षेत्र में प्रमुख खनिज हमें कोयला दिखाई देगा। कोयला, इसके अलावा अन्य बॉक्साइट, क्वार्टजाइट व ग्रेनाइट के निक्षेप मिलेंगे। दोस्तों यदि हम इस क्षेत्र की कोयला, क्योंकि इस क्षेत्र में जो सिंगरौली कोयला खदान है, यह सिंगरौली कोयला खदान एशिया की सबसे मोटी परत वाली कोयला खदान है, अर्थात इसमें कोयले की सबसे मोटी परत पाई जाती है, जो कि 50 मीटर के आसपास है। दोस्तों 50 किलोमीटर के आसपास है। दोस्तों जो ग्रेनाइट, इसके अलावा इसमें जो शहडोल जिले में, इस क्षेत्र के शहडोल जिले में सुहागपुर
सुहागपुर कोयला क्षेत्र है, यह एमपी का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। दोस्तों इस क्षेत्र की हम फसलों की देखें, चूंकि इस क्षेत्र में ग्रेनाइट व नीच चट्टानें पाई जाती है, अर्थात इस क्षेत्र में अधिकांश लाल पीली मिट्टी पाई जाएगी। लाल पीली मिट्टी दोस्तों इस लाल पीली मिट्टी अर्थात इस क्षेत्र की प्रमुख फसल गेहूं, चावल, धान है। प्रमुख फसल है चावल, धान। इसके अलावा इस क्षेत्र में हमें अलसी, तिल व गेहूं का उत्पादन होता है। दोस्तों यदि हम इस क्षेत्र की औसतन ऊंचाई देखें तो स्थलाकृति की दृष्टि से यह अधिकांशतः भाग स्थलाकृति जो है, इस क्षेत्र की स्थलाकृति में स्थलाकृति में जो उच्चावच है इसमें बहुत भिन्नता दिखाई देती है। दोस्तों उच्चावच का मतलब होता है किस क्षेत्र की ऊंचाई, ऊंचाई। उच्चावच की दृष्टि से दोस्तों यह हमें बहुत भिन्नता मिलती है, अर्थात यह क्षेत्र अधिक पठारी भाग है। पठारी क्षेत्र, इस पठारी क्षेत्र की औसतन ऊंचाई 400 से लगभग 600 मीटर के आसपास मिलती है। दोस्तों इस क्षेत्र की जलवायु देखते हैं तो इस क्षेत्र में हमें सम प्रकार की जलवायु मिलती है। सम प्रकार की जलवायु अर्थात इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्मी तथा शीत ऋतु में साधारण ठंडी होती है। दोस्तों इस क्षेत्र की यदि हम वर्षा देखते हैं तो इस क्षेत्र में हमें जो भारत में अधिकांशतः वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है, इस क्षेत्र में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की जो शाखा है उससे होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। दोस्तों औसतन इस क्षेत्र में 125 से 140 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। लगभग 125 से 140 सेंटीमीटर के आसपास औसतन वर्षा होती है। इस वर्षा के आधार पर क्षेत्रफल के वनों को देखें तो इस क्षेत्र में हमें उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं, अर्थात जो पतझड़ वन होते हैं ये ग्रीष्म ऋतु में पानी के उत्सर्जन को कम करने के लिए पत्तियों को गिरा देते हैं। दोस्तों जो उष्ण शुष्क इन वनों में अधिकांश हमें साल, सागौन, तेंदुपत्ता जैसे प्रमुख वन हमें की प्रधानता मिलती है। दोस्तों यदि इस क्षेत्र के हम खनिजों की देखें, खनिज तो इस क्षेत्र में हमें मुख्यतः इस पठारी प्रदेश में चूंकि गोंडाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, अतः यहाँ पर हमें प्रमुख कोयला के नीचे कोयला, ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट, जाइट, बॉक्साइट जैसे खनिजों के निक्षेप पाए जाते हैं। दोस्तों यदि उद्योगों की देखें, उद्योग क्योंकि इस क्षेत्र में सिंगरौली, उमरिया, सुहागपुर जैसे प्रमुख कोयला क्षेत्र की प्रधानता होने के बावजूद
यह क्षेत्र उद्योगों की दृष्टि से नगण्य है, अर्थात यहाँ पर उद्योगों का विकास नगण्य है। फिर भी दोस्तों यदि देखा जाए तो चूंकि इस क्षेत्र में खनिज कोयला खनिज प्रधानता, अर्थात यहाँ पर खनन उद्योग प्रसिद्ध है। इसके साथ ही दोस्तों हमें ताप विद्युत केंद्र अर्थात कोयला से बिजली बनाने के केंद्र भी अवस्थित दिखाई देते हैं। दोस्तों यदि हम इस क्षेत्र की पर्यटन देखें, पर्यटन, तो दोस्तों इस क्षेत्र में हमें प्रमुख पर्यटन जैसे कि अमरकंटक हो गया, अनूपपुर अमरकंटक, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, इसके अलावा सिंगरौली जैसे प्रमुख पर्यटन दिखाई देते हैं। दोस्तों इस क्षेत्र के विस्तार देखें तो यह क्षेत्र मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी जिलों सीधी, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर जैसे जिलों में विस्तारित दिखाई देता है। दोस्तों इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति देखते हैं तो यह क्षेत्र 23 डिग्री 40 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 24 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 80 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तारित दिखाई देता है। दोस्तों यदि इस क्षेत्र की हम नदियों की चर्चा करें तो इस क्षेत्र में प्रमुख नदियां सोन, जोहिला व रेहंद दिखाई दे रेहंद है। सोन और जोहिला दोनों का उद्गम उमरकंटक से होता है तथा दोस्तों सोन नदी की सहायक नदियां जोहिला व रेहंद हैं। दोस्तों इस प्रकार हमने मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन का अध्ययन कर लिया। दोस्तों धन्यवाद।